हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। सो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अगर हम फाइबर टू फैब्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम फाइबर्स को जानेंगे कि फाइबर्स क्या हैं। तो हम 6th क्लास में भी फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइबर्स अगर हम देखें तो फाइबर्स आर ऑफ जनरली टू टाइप। फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, वहीं पर सेकेंड की अगर हम बात करें दैट इज प्लांट्स फाइबर, यानी कि ऐसे फाइबर्स जिनका सोर्स प्लांट्स होता है। अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ऐसे फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं और केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जो प्लांट्स फाइबर होते हैं लाइक जूट एंड कॉटन, वो हम 6th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप उन प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल फाइबर। अब एनिमल जो फाइबर्स हैं लाइक वूल, सिल्क, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में। तो हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल फाइबर। अब जो एनिमल फाइबर्स हैं लाइक कौन से हो गए? वूल, सिल्क, और ये जो फाइबर्स हैं ये हमें मिलते कौन से एनिमल से हैं? वूल हमें ज़्यादातर मिलते हैं लाइक शिप, गोट, याक। तो जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी जो फ्लेश होती है, फ्लेश मीन्स हेयर्स, तो जो हेयर होते हैं उनसे ही हमें वूल मिलती है। वहीं पर जो सिल्क होता है वो हमें मिलता है कोकून से। जो सिल्क वॉर्म होता है उसकी नेस्ट जो होती है कोकून से हमें सिल्क मिलता है। तो इन्हीं दोनों फाइबर्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अगर हम फर्स्ट बात करें वूल की, वूल इज अ नेचुरल फाइबर। तो अगर हम वूल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं लाइक गोट, शिप, याक एक्सेट्रा। तो जो ये एनिमल्स हैं इनसे हमें वूल मिलती है। अब जो वूल है हमें पता है कि जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स की स्किन पे, यानी कि जिसको हम फ्लेश कहते हैं, उनसे हमें वूल मिलती है। अब जो इतने हैवी हेयर्स होते हैं एनिमल्स की स्किन पे, वो इतने हैवी हेयर्स क्यों कैरी करते हैं? उनका क्या काम होता है? तो जो हेयर होते हैं ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर। तो हेयर का फंक्शन क्या है कि वो लॉट ऑफ एयर को ट्रैप रखते हैं, यानी कि जो बीच का जो उनका खाली स्पेस होता है उसमें बहुत सारी एयर पार्टिकल होते हैं। और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जब विंटर का मौसम आता है तो जो हेयर्स होते हैं उसके बीच में बहुत एयर रहती है, तो वो जो बॉडी हीट होती है उसको सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने देती, जिसकी वजह से उनको वार्म फील होता है। जो एनिमल्स होते हैं तो वो इजीली उस विंटर सीजन में सरवाइव कर सकते हैं। और जब ऑफ सीजन आता है तो इस जो हेयर होते हैं उसको काट लिया जाता है और फिर उससे वूल बनाई जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक अगर हम वूल यील्डिंग एनिमल्स की बात करें तो वूल यील्डिंग एनिमल्स में बहुत एनिमल्स आएंगे। लाइक ज़्यादातर जो हम वूल देखते हैं वो हमें शिप से मिलती है, लेकिन शिप के साथ साथ और भी बहुत से एनिमल्स हैं जहाँ से हम वूल प्राप्त करते हैं। अब लेकिन जो मोस्टली जो वूल होती है वो हमें मिलती है, जो मार्केट वगैरह में जितने भी वूल के प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं शिप के हेयर वाली वूल। लेकिन अगर हम वहीं पर कुछ और एरियाज़ की बात करें लाइक जो लद्दाख है एंड तिब्बत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर याक की वूल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो याक है उसकी बॉडी पे बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो उसको वार्म देते हैं, जिसकी वजह से वो वार्म तो रहते हैं विंटर सीजन में, तो उसकी ऊन का वहाँ पर यूज़ किया जाता है।
वहीं पर एक गोट है दैट इज अंगोरा गोट। अब ये जो गोट है ये भी हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। जो जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, और इससे जो वूल मिलती है उसको हम कहते हैं अंगोरा वूल। तो ये भी जो गोट है उससे भी ऊन मिलती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कश्मीरी जो गोट होती हैं, कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट भी वूल यील्ड करती है। तो जो क्योंकि उसकी जो हेयर्स होते हैं बहुत ही फाइन और सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, तो उसकी वूल का यूज करके शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और जो कश्मीरी गोट की वूल से जो शॉल वीव किए जाते हैं उनको हम कहते हैं पश्मीना शॉल। दिस इज द क्वालिटी ऑफ शॉल्स जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम द वूल ऑफ द कश्मीरी गोट। तो इस तरह से अगर हम और रीजन्स की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स होंगे जो हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, उनकी हेयर से या उनके फ्लेश से वूल बनाई जाती हैं। जैसे जो लामा है, कैमल है, एल्पेका है, जो ये साउथ अमेरिका के रीजन्स में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इन एनिमल्स की हेयर से वूल बनाई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वूल फॉर्मेशन के बारे में। यानी कि हमें पता है कि ये जो वूल यील्डिंग एनिमल है इनसे हमें वूल मिलती है। अब जो वूल है उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जो फर्स्ट है दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स। तो अगर हम फाइबर टू वूल प्रोसेस को पढ़ें तो उसमें हम फर्स्ट जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, बिकॉज शिप इज द वूल यील्डिंग एनिमल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप है वो क्या होती है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग मीन्स जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर कुछ प्लेन एरियाज़ इनके आसपास लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे भेड़ों को ले जाते हुए जो शिपर्ड्स होते हैं उनको देखा होगा। पूरे झुंड के झुंड वो पालते हैं, और वो इन भेड़ों का पालन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द वूल। तो वूल को फॉर्मेशन के लिए, ताकि उनको वूल जो हेयर्स हैं उनको काट के वो प्रोसेसिंग कर सके। तो जो शिप होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, मीन्स वो ज़्यादातर ग्रासेस या लीव्स ऑफ द प्लांट्स खाती हैं। उसके साथ ही जो शिपर्ड्स होते हैं उनको ऑयल केक, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार एक्सेट्रा उनको खाने को देते हैं। अब उसके साथ जो डिफरेंट एरियाज होते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की शिप पाई जाती हैं, और जो डिफरेंट टाइप की शिप्स होती हैं उनके जो टेक्सचर ऑफ हेयर्स है वो भी डिफरेंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो वूल होती है वो डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल होती है इन द मार्केट्स। अब जो हेयर्स हैं, अगर हम हेयर्स की बात करें शिप में, तो मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर स्किन हेयर, वहीं पर सेकंड जो टाइप के हेयर होते हैं दे आर कोरस बियर्ड हेयर, जो थोड़े थिक होते हैं। और ऐसे जो शिप होती हैं विद द फाइन सॉफ्ट हेयर्स, उनको स्पेशली चूज किया जाता है और ब्रीडिंग की जाती है उनकी, ताकि उनसे जो ऑफस्प्रिंग या उनसे जो शिप पैदा हो उसके सिर्फ फाइन और सॉफ्ट हेयर्स हो, ताकि उनसे ज़्यादा वूल प्राप्त हो सके। अब जो प्रोसेस है फॉर चूजिंग द पेरेंट्स फॉर गेटिंग द स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है ताकि उसकी जो ऑफस्प्रिंग हो उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ सकें। लाइक अगर फाइन और सॉफ्ट हेयर चाहिए तो ऐसे ही पेरेंट्स को लिया जाता है ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें भी फाइन और सॉफ्ट हेयर्स ही अवेलेबल होंगे। तो इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, मीन्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग। चूजिंग पेरेंट्स for getting
स्पेशल और डिजायर्ड कैरेक्टर्स in their offspring is known as selective breeding. अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है ताकि उनकी जो ऑफ स्प्रिंग आए, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो आती है उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ सके। उस प्रोसेस को सेलेक्टिवली ब्रीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब जो प्रोसेसिंग ऑफ वूल है उसमें 6 स्टेप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्कोरिंग, देन sorting, fourth one is burr picking, fifth one is dyeing, and sixth is the rolling और reeling, या हम इसको रीलिंग भी कहते हैं। अब इन सारे स्टेप्स को हम इसी सीक्वेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम अबाउट डिस्कस करेंगे शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है? तो बेटा फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। जो शिप के हेयर्स होते हैं उनको जब काटा जाता है अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, जो उनकी ऊपर वाली डेड स्किन होती है उसकी थिन लेयर, पतली सी परत के साथ जब हेयर्स को काटा जाता है उस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। तो जो कटिंग ऑफ फ्लिस है वो मोस्टली समर डेज में होती है, क्योंकि विंटर में तो उनको प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए और हेयर्स क्या हैं जो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो उनको सर्दी से बचाते हैं। अब गर्मियों में उनकी उस हेयर की ज़रूरत नहीं होती तो उनको काट दिया जाता है, और उसको काटने के लिए सेम मशीन की ज़रूरत होती है जैसी बार्बर की शॉप पे मिलती है, उसी मशीन से उनके हेयर्स को भी काटा जाता है। अब जो आफ्टर शेयरिंग जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्कोरिंग। अब स्कोरिंग क्या होता है? क्योंकि जो शिप होती हैं वो तो इधर उधर घूमती रहती हैं ग्रेजिंग करने के लिए या लीव्स वगैरह के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होती है, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है नहीं, तो वो हेयर्स ही हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे डर्ट ग्रीस वगैरह जमता रहता है। अब जो उनके हेयर्स को काटा गया है उसको वॉश किया जाता है, बड़े बड़े लार्ज टैंक होते हैं उसमें उनको वॉश किया जाता है, और उसमें से जो रिमूवल ऑफ ग्रीस एंड डर्ट और ग्रीस को हटाया जाता है। तो द वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन इन लार्ज टैंक फॉर रिमूवल ऑफ ग्रीस एंड डर्ट, तो द प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग। और अब जो ये स्कोरिंग की प्रोसेस है अब ज़्यादातर मशीनों की हेल्प से होती है। नाउ द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल इज sorting। जो sorting है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर इन फैक्ट्रीज, मीन्स जो हेयर्स होते हैं शिप के डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं, अलग अलग जो शिप होती हैं डिफरेंट ब्रीड की जो शिप होती हैं उनके हेयर का टेक्सचर भी अलग अलग होगा, किसी के बहुत फाइन होंगे, किसी के बहुत सॉफ्ट होंगे, किसी के थोड़े कोरस होते हैं। तो जो ये डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स होते हैं इनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और हर एक टेक्सचर के हेयर को सेपरेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को sorting कहते हैं, मीन्स छांटना या छटाई करना। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज बर पिकिंग। अब जो फ्लपी फाइबर्स होते हैं उनको हम बर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं या स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऊन के बॉल्स दिखते हैं, उनको हम बर कहते हैं। वही बर्स उन फाइबर्स में भी होते हैं, तो जब उन बर्स को उस फाइबर्स से हटाया जाता है तो उस प्रोसेस को बर पिकिंग कहते हैं, मीन्स स्मॉल फ्लपी फाइबर नोन एज बर and picking of these burrs from the hair is known as the burr picking। और इसी हेयर से इन बर्स को छांटना इज द बर पिकिंग। अब इसके बाद उन हेयर्स को दोबारा से धोया जाता है, यानी कि दोबारा से उनको स्कोर्ड किया जाता है एंड ड्राइड, और उनको सुखाया जाता है। इसके प्रोसेस के बाद जो हेयर्स होते हैं वो फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होते हैं। तो जो
बर पिकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, दैट इज डाइंग. एंड व्हाट इज डाइंग? डाइंग मीन्स किसी भी, एंड व्हाट इज डाइंग? तो डाइंग मीन्स द नेचुरल हेयर्स ऑफ शिप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक. So the raw hairs are dyed in different colors. Means जो ज़्यादातर जो शिप होती हैं उनके जो हेयर्स होते हैं ज़्यादातर वाइट, ब्लैक या ब्राउन कलर के ही होते हैं. लेकिन जो स्वेटर या ऊन अवेलेबल होती है मार्केट में वो तो डिफरेंट कलर्स की होती है. तो वो डिफरेंट कलर की ऊन कहाँ से आती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डाइंग. तो जो रो फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है और उसी प्रोसेस को डाइंग कहते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस इज रोलिंग और रीलिंग. यानी कि डाइंग, जब फाइबर्स को अलग अलग रंगों में रंग दिया उसके बाद उन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है, उसको अच्छे से कोम्ड किया जाता है और फिर उनको रोल कर दिया जाता है, बंडल्स बना दिए जाते हैं और उनको मार्केट में सेंड कर दिया जाता है. अब इसमें जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं या लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनके ऊन के गट्ठे बना दिए जाते हैं, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द वूल और उनको मार्केट में सेंड कर दिया जाता है. अब लेकिन जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर्स वगैरह में कन्वर्ट करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि वो स्वेटर वगैरह बनाए जा सके और उन स्वेटर्स को मार्केट में भेजा जाता है. तो इन 5 स्टेप्स के थ्रू बेटा जो फाइबर्स होते हैं उनसे वूल बनाई जाती है. अब जो हमारी पॉपुलेशन है उसका एक लार्ज हिस्सा वूल इंडस्ट्रीज में काम करता है और स्पेशली जो सोर्टिंग का काम करते हैं वो लोग एक डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सोर्टर डिजीज. सोर्टर्स डिजीज क्योंकि उनका काम है सोर्टिंग करना, फाइबर्स के जो डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर्स हैं उनको सेपरेट करते हैं. तो वहाँ पर एक इन्फेक्ट होते हैं एक बैक्टीरियम से, दैट इज कॉल्ड एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स बैक्टीरियम जिसको हम कहते हैं, वो बैक्टीरिया उनको इन्फेक्ट करता है और उनको एक ब्लड डिजीज होता है जिसका नाम है सोर्टर डिजीज. और ये एक बहुत ही हार्मफुल डिजीज है. और ऐसे डिजीज जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को किसी इंडस्ट्रीज में होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. मीन्स रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. क्योंकि ऑक्यूपेशन, जो इंडस्ट्री है वो उनका ऑक्यूपेशन है, वहीं से वो कमाते हैं. तो उसके दौरान अगर किसी भी पर्सन को कोई डिजीज होता है या कोई रिस्क होता है तो वो किस में आएगा? दैट इज इन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. अभी हमने जो फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ा था दैट इज शेयरिंग, यानी कि जिसमें शिप की फ्लीस को कट किया जाता है अलोंग विद द स्किन. तो ऐसे ही जब हम हेयर्स कटवाते हैं, आप बार्बर की शॉप पे जाते हो, हेयर कटवाते हो तो आपको पेन नहीं होता, लेकिन वहीं पर अगर कोई आपके हेयर्स को खींचे तो आपको पेन होता है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और डेड सेल्स के बने होते हैं. तो जब उन हेयर्स को काटा जाता है तो पेन नहीं होता, लेकिन जब उन हेयर्स को पुल किया जाता है तो वो जर्मिनेट होते हैं या ग्रो होते हैं विद द लेयर ऑफ लिविंग सेल्स, क्योंकि उनकी रूट्स तो अंदर है ना, लिविंग सेल्स में है. तो जब उनको पुल किया जाता है तो जो लिविंग सेल्स है वो भी साथ में पुल होती है जिसकी वजह से आपको पेन होता है. तो बेटा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिल्क फाइबर. सिल्क कैसे मिलता है, किस इंसेक्ट या किस ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज सिल्क. तो जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर गेटिंग द सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर. मीन्स सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो सेरिकल्चर किसे कहते हैं? मीन्स रियरिंग of silkworm for getting silk fibers known as sericulture. जब सिल्क के फाइबर्स के लिए लार्ज संख्या में सिल्क वोम का पाला जाता है या सिल्क वोम का पालन होता है, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं. और इस जो सेरिकल्चर है या जो सिल्क वोम का जो पालन है उसको कैसे करते हैं?
होल लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। तो जो सिल्क मोथ होते हैं एडल्ट सिल्क मोथ, जिसमें एक मेल और फीमेल होती है। तो जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो साइज में मेल सिल्क मोथ से बड़ी होती है और जो मेल होता है वो साइज में फीमेल से छोटा होता है। उसके बाद जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो जो सिल्क मोथ होती है एडल्ट सिल्क मोथ वो एग ले करती है ऑन द मलबरी लीव्स एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम्स egg hatches into the larva and larva is also known as the caterpillar or the silkworm। जब वो caterpillar होता है तो वो caterpillar continuously अपने साइज को इंक्रीज करता है, मतलब मलबरी लीव्स पे फीड करता है और इंक्रीज होता जाता है साइज में। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है प्यूपा, यानी कि जो कैटरपिलर है साइज में ग्रो करेगा और एक टाइम के बाद वो एक प्रोटीन थ्रेड रिलीज करता है फ्रॉम इट्स माउथ और उसको स्पिन करता है अपने चारों तरफ इन द फॉर्म ऑफ 8। जैसे आप 8 का स्ट्रक्चर अपने वो नेक को इस तरह से घुमाता है इस फॉर्म में और अपनी पूरी बॉडी पे एक थ्रेड निकालता जाता है, प्रोटीन निकालता है और उससे अपनी पूरी बॉडी को कवर करता जाता है इस तरह से। तो वो सिल्क फाइबर को इस तरह से 8 के स्ट्रक्चर में रिलीज करता जाता है उस प्रोटीन को और जैसे ही वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिल्क फाइबर और इस तरह से उस प्रोटीन की कवरिंग से वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और जब वो कवर कर चुकी होती है इस फाइबर से उस स्टेज को हम कहते हैं कोकून। और कोकून ही वह स्टेज है जहाँ से सिल्क जो यार्न है वो प्रोड्यूस होता है और जो कोकून है उसी के अंदर जो सिल्क वॉर्म है वो ग्रो करता रहता है उसकी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो अंदर डेवलपिंग मोथ दिखाई दे रहा है तो वो जो है अपने आप को डेवलप करता रहता है इनटू द एडल्ट। उसकी जो अंदर ट्रांसफॉर्मिंग है वो चलती रहती है और वो अपने आप को ग्रो करता रहता है, लेकिन बाहर से वो आपको पूरी तरह से इस तरह से एक फाइबर से अपने आप को कवर कर लेता है और इस स्टेज को हम प्यूपा और कोकून कहते हैं। और इसके बाद इसी प्रोसेस से जो सिल्क यार्न है वो प्रोड्यूस होता है। इसमें जो सिल्क है डिफरेंट वैरायटी के होते हैं बेटा और जो सिल्क की वैरायटी होती है वो डिपेंड करती है ब्रीड ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ होता है डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं तो डिफरेंट ब्रीड्स के सिल्क मोथ डिफरेंट सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। लाइक डिफरेंट वैरायटी हैं, जैसे तासर सिल्क है, अगर हम बात करें तो तासर सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ऐसे ही डिफरेंट वैरायटी के सिल्क अवेलेबल है। लेकिन अगर जो बेस्ट क्वालिटी होती है सिल्क की दैट इज मलबरी सिल्क, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होता है वो मलबरी की ट्री पर ही ग्रो करता है, उसी की लीव्स को खाता है, तो उसी के नाम के ऊपर इस सिल्क का नाम हो गया मलबरी सिल्क। क्योंकि जो इसके फाइबर्स होते हैं उनका टेक्सचर बहुत ही शाइनी होता है, इलास्टिक होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं और उनको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर में भी डाई किया जा सकता है और उसके बाद उसको वीव किया जाता है इन साड़ी सूट जो भी फैब्रिक बनाना हो उस यार्न से बनाया जाता है। अब जो ये प्रोसेस है आफ्टर द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ, जो कोकून है, कोकून से सिल्क यार्न कैसे बना उस प्रोसेस को हम डिटेल से देखेंगे। तो फ्रॉम कोकून टू सिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक टाइम में ऑलमोस्ट 100 एग्स ले करती है। अब जो एग्स होते हैं यानी कि जो इनको पालते हैं, सिल्क मोथ का जो पालन करते हैं वो लोग इन सारे एग्स को कलेक्ट करते हैं और इनको सेल आउट कर देते हैं टू द सिल्क वॉर्म फार्मर्स। यानी कि ऐसे किसान जो सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, यानी कि सेरिकल्चर जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो किसान सेरिकल्चर करते हैं, सिल्क वॉर्म का पालन करते हैं, इन एग्स को उनको बेच देते हैं। अब जो सेरिकल्चर वाले हैं या जो सिल्क वॉर्म फार्मर हैं वो इन एग्स को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस, सुटेबल टेम्परेचर, और इनको ताकि ये कॉन्टिन्यूस अच्छे से वार्म हो सके एक सुटेबल टेम्परेचर इनको देते हैं। और जो ये सारी कंडीशंस होती हैं इनको ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो एग्स हैं वे लार्वे में हैच हो सके। एंड
This whole process is occurs when the mulberry trees bears a new crop of leaves. जब मलबरी ट्री पे नई नई पत्तियां आती हैं तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो इसके बाद जो लार्वी है जिसको हम कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, वो कॉन्टिन्यूस उस मलबरी लीव्स को ईट करता रहता है और साइज में बढ़ता चला जाता है। और जो सेरिकल्चर करते हैं वो फार्मर्स, इनके लिए स्मॉल चैम्बर्स बनाते हैं, छोटे छोटे इनको चैम्बर्स बनाए जाते हैं जिसमें बैम्बू की ट्रे वगैरह लगाई जाती हैं। तो जो लार्वा होता है या जो कैटरपिलर होता है कॉन्टिन्यूस मलबरी ट्रीज को खाता रहता है, क्योंकि जो ये ट्रीज होती हैं इनमें स्मॉल मलबरी ट्री भी वो रख देते हैं ताकि जो कैटरपिलर हैं उन पे फीड करते रहें और साइज में बढ़ते जाएं। तो जो इन ट्रेज में अवेलेबल लीव्स होती हैं वो उन पे फीड करते हैं और कॉन्टिन्यूस 25 से 30 दिन तक वो इन मलबरी ट्रीज को खाते रहते हैं और साइज में बढ़ते रहते हैं। जब वो साइज में बढ़ते चले जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो चैम्बर्स के अंदर जो स्मॉल टाइनी ट्रेस होती हैं उनकी तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर रेस्ट करते हैं, और वहाँ पर रेस्ट में एक फाइबर्स या प्रोटीन कवरिंग सीक्रेट करते हैं और अपने चारों तरफ उसको वीव करते हैं। और यही जो प्रोटीन कवरिंग है इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ कोकून, और इसी कोकून से जो सिल्क यार्न है वो बनता है। इस तरह से एग्स से कोकून बनता है जिससे सिल्क यार्न प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में जो हम स्टेप पढ़ेंगे दैट इज रीलिंग ऑफ सिल्क। मीन्स अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर गेटिंग द सिल्क फाइबर इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। फर्स्ट इज रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क यार्न कैसे प्रोड्यूस होता है। जो कोकून है, कोकून के बहुत सारे जितने भी कोकून होंगे उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको ढेर लगा लिया जाता है और उन कोकून्स को या तो गर्म पानी में बॉईल किया जाता है या बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट है तो उसमें उनको सनलाइट में रख दिया जाता है, या फिर उनको स्टीम किया जाता है, यानी कि उनको भाप दी जाती है, जिसकी वजह से जो उनके कोकून के ऊपर जो प्रोटीन कवरिंग है वो गर्म होने की वजह से वो सेपरेट हो जाती है इनटू द फाइबर्स, और वी कैन से दैट इनटू द यार्न्स। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स from the cocoon to use as silk is known as reeling of silk। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें थ्रेड्स को निकाला जाता है कोकून में से और उनको यूज़ किया जाता है सिल्क के तौर पर, जिससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, साड़ी, सूट और अदर कपड़े बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। और जो बेटा जो सिल्क की डिस्कवरी थी वो चाइना से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि चीन में एक टाइम पे एक राजा था जिसके बहुत बड़े बड़े मलबरी ट्रीज के बाग थे, गार्डन्स थे, और लगातार उनके गार्डन्स में जो पत्तियां थी उसकी खराब हो रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई इंसेक्ट्स उन पे फीड करता है। तो राजा ने रानी को यह टास्क दिया कि आप पता कराओ कि ये मलबरी ट्री के जो लीव्स हैं ये ऐसी क्यों हो रही है, खराब क्यों हो रही है। तो रानी इन पर रिसर्च कर रही थी कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का स्मॉल इंसेक्ट्स उन पर फीड करता है और उसके बाद वो अपनी स्टेजेस चेंज करता है। तो एक दिन जब रानी उस गार्डन में बैठ के गर्म चाय पी रही थी तो अचानक से एक इंसेक्ट्स ऊपर से उनकी चाय में गिर जाता है, और उसके बाद वो देखती हैं कि वो जो कोकून था या वो इंसेक्ट्स था और उसमें से स्मॉल सिल्क के थ्रेड्स सेपरेट हो गए उस हॉट टी में गिरने के बाद, और इस तरह से चीन में सिल्क की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। और आज के टाइम में जो चीन है वो सिल्क का नंबर 1 प्रोडक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा जिसमें वूल एंड सिल्क के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो तब तक वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।